हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था। दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था ने तुर्कों के भारत में राजनीतिक आधार को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस इक्ता व्यवस्था ने पूर्व मध्यकाल से चली आ रही सामंती व्यवस्था को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिए और साथ में जो नए तुर्क शासक थे उनको सामंतों पर निर्भरता को भी इस इक्ता व्यवस्था ने ख़त्म कर दिए। तो हम आज देखते हैं कि इक्ता व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई और साथ में इसकी विशेषताएं, और फिर इस इक्ता व्यवस्था में जो कुछ महत्वपूर्ण पूछा जाता है इसके विषय में। इक्ता व्यवस्था मध्यकालीन इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बहुत से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले इसकी शुरुआत में भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी द्वारा इसको प्रचलित किया गया। तो इक्ता व्यवस्था का भारत में जो प्रचलन है वह मोहम्मद गोरी ने किया। आप जानते हैं कि मोहम्मद गोरी तराइन के दूसरे युद्ध में विजय के बाद उसने जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया वहाँ अपने इक्तादार नियुक्त किए, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक इक्तादार था और उसके अन्य जो दास थे। तो इससे पता चलता है कि भारत में सबसे पहले इक्ता का प्रचलन जो है मोहम्मद गोरी द्वारा किया गया। फिर दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश द्वारा इक्ता व्यवस्था को लागू किया गया। उसने ही सबसे पहले इस इक्ता व्यवस्था को एक वैधानिक रूप दिया, उस पूरे साम्राज्य में इक्तों में बांट दिए और उसका प्रचलन करवाया। फिर अब आगे हम देखेंगे कि इक्ता व्यवस्था है क्या और साथ में उसकी विशेषताएं। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत के बाद अब हम ये जान लेते हैं कि इक्ता व्यवस्था है क्या। तो यह इक्ता व्यवस्था, इक्ता या इसको अक्ता भी कहा गया है, उस समय समकालीन इतिहासकारों द्वारा इसे अक्ता भी कहा गया है। यह एक जमीन या भूमि का छोटा टुकड़ा होता था। जो इक्ता है ये जमीन या फिर भूमि का एक छोटा टुकड़ा होता था, जिससे पूरा जो दिल्ली सल्तनत है उसके साम्राज्य में तुर्कों के अधीन आने वाला जो क्षेत्र था उसको छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों में बांट दिया गया, जो इक्ता कहलाती थी। तो जैसे ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे भूमि के टुकड़े हैं पूरे साम्राज्य को ऐसे बांट दिए गए, यही इक्ता कहलाती थी। तो इसे पाने वाला इक्तादार कहा जाता था। जिनको भी यह भूमि के टुकड़े दिए जाते थे वह इक्तादार या अक्तादार कहलाते थे। इस इक्तादार को मतलब यह मिलता किसे था, तो जो इक्तादार राज्य के लिए सैन्य सेवाएं देते थे उन सैन्य सेवाओं के बदले उन्हें यह वेतन के रूप में मिलता था। तो जो इक्तादार हैं यह राज्य को सैन्य सेवा देते थे या दूसरी भी सेवाएं राज्य को प्रदान करते थे। तो सैनिक हो गए या फिर राज्य के और कर्मचारी जो राज्य के काम आते थे उन सभी को यह इक्ता मिलती थी। तो उन्हें यह उनके वेतन के बदले मिलता था। तो उन्हें नगद वेतन न दे करके यह भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था, जिससे प्राप्त होने वाली जो राजस्व है उसी से इक्तादार अपना और साथ में अपने सैनिकों का खर्च निकालता था। तो यही है ये, उनको इक्तादार को उनकी सैन्य सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मिलता था। और इस इक्ता से जो प्राप्त राजस्व होता था, इसी राजस्व से इक्तादार अपना और साथ में अपने जो सैनिक रखता था उन्हीं सैनिकों का खर्च भी इसी से चलाता था। तो इक्तादार अपना खर्च इसी इक्ता से होने वाली जो आय है इसी से चलाता था। और इस इक्ता से जो भू राजस्व की वसूली होती थी उस पर इक्तादार का हक होता था और उसी से उसका वेतन मिलता था, क्योंकि नगद वेतन नहीं दिया जाता था उस समय सल्तनत काल में। खास करके इल्तुतमिश के समय, बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन देने की प्रणाली शुरू की, पर शुरुआत में यही वेतन देने की व्यवस्था थी और लगभग सल्तनत काल तक यह चलती रही, क्योंकि बाद में भी नगद वेतन के बाद भी यह व्यवस्था खत्म नहीं हुई, इक्ता चलती ही रही। अब हम इक्ता के सामान्य विशेषताओं की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत पूछा जाता है उसकी विशेषताओं को जानना कि क्या थे। तो जो इक्ता व्यवस्था की सबसे पहली विशेषता है यह है कि जो इक्तादार का जो पद है यह आनुवंशिक नहीं होता था, यह कभी भी आनुवंशिक नहीं थे। किसी को इक्ता मिलती थी तो ऐसा नहीं है कि उसके आने वाली पीढ़ियों को भी वह इक्ता मिलेगी और उसके मरने के बाद वह इक्ता किसी और को दी जा सकती थी, उसे छीनी जा सकती थी। तो यह इक्तादार का जो पद है यह आनुवंशिक कभी नहीं था, इसको हमेशा याद रखें। जो विजयनगर साम्राज्य में जो नायंकर व्यवस्था थी वह भी कुछ इसी तरह की थी, पर उसमें उनके पद जो होते थे वह आनुवंशिक होते थे, पर यहाँ जो इक्तादार का पद है यह आनुवंशिक नहीं था। दूसरा है यह अस्थाई नहीं थी।
जैसा कि देखा कि यह न तो अनुवांशिक थी और न ही अस्थायी थी। कभी भी इक्तादार का बदला जा सकता था, उसको दूसरी जगह एकता मिल सकती थी या छीनी जा सकती थी। यह इक्तादार का जो उसकी जो एकता है जो मिलती थी वह अस्थायी नहीं थी और इसमें जो है हमेशा परिवर्तन होता रहता था। यह स्थानांतरण इसका चलता रहता था। जैसे आज के समय में सरकारी अधिकारियों का जो ट्रांसफ़र है वो सब होता है, उससे ही इक्तादार का हमेशा ट्रांसफ़र होता रहता था। वह एक जगह अस्थायी रूप से एक ही एकता में नहीं रहते थे, इसका हमेशा वो बदलता रहता था, उनको दूसरे एकता में भेजा जाता था। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं थी। एक दो और विशेषताएं हैं कि एकता से जो होने वाली अतिरिक्त आय है जिसको फवाजिल कहा गया है, उसको सुल्तान के राजकोष में उसको हमेशा जमा करना पड़ता था। तो जो अतिरिक्त आय है जिसको फवाजिल कहा गया है ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो जो एकता से होने वाली अतिरिक्त आय है उसको राजकोष में जमा करना पड़ता था, ये इक्तादार का कर्तव्य था। और फिर जो इक्तादार है उसको अपने इक्ता क्षेत्र में न्याय का अधिकार नहीं प्राप्त था, यानी कि वह न्याय का कार्य नहीं करता था, खाली सामान्य प्रशासन की देखभाल अपने इक्ता क्षेत्र में वह करता था, क्योंकि न्याय का कार्य सुल्तान का था और सुल्तान ही इन सब चीज़ों को देखता था। तो यही थी इक्ता व्यवस्था।